अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे पास 10th की बायोलॉजी की बुक है और मैं आप लोगों के साथ आज जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है जी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब इस चैप्टर में से क्या कुछ करना है, क्योंकि इंतहाई कम्प्लेक्स चैप्टर है तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चैप्टर को देख के परेशान हो जाते हैं और कई दफ़ा सारे का सारा ये चैप्टर जो है वो स्किप कर देते हैं। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने इस चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है या क्या कुछ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और क्या कुछ आप स्किप कर सकते हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो कि नर्वस सिस्टम के जरिए होती है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। ये चीज़ आपने याद करनी है। देन आपको कोऑर्डिनेशन एक्शन का के 5 कंपोनेंट्स के नाम आने चाहिए। अब ये क्या क्या है, ये जो स्टिमुलस है, ये कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज जो होता है उसे हम स्टिमुलस बोलते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए। ये कुछ एग्जांपल्स इसने दी हुई हैं बुक में, इनको हम कहते हैं जी स्टिमुलस, और स्टिमुलस का जो प्लूरल होता है वो दैट इज स्टिमुलाई। देन स्टिमुलस, जो स्पेशल सेल्स या ऑर्गन्स या टिश्यू जो ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के आपने जस्ट एग्जांपल्स जो है वो नोट कर लेनी है। जिस तरह साउंड जो है वो एक स्टिमुलाई है या स्टिमुलस है, तो उसको ईयर जो है वो एक रिसेप्टर होने के तहत उसको डिटेक्ट करता है। देन हमारे पास आता है जी कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स हमारे दो हैं, एक है जी ब्रेन और दूसरा है जी स्पाइनल कॉर्ड। जो रिसेप्टर की तरफ से पैगाम आएगा, मैसेज आएगा, उसको ये डील करेंगे। कोऑर्डिनेटर जो है वो एक ग्लैंड भी हो सकता है जब केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी तो। अदरवाइज कोऑर्डिनेटर सिर्फ दो ही हैं, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। आपको जस्ट इतने नाम जो मैं बता रहा हूँ इतना काफ़ी है पता होना। इफेक्टर्स की जब हम आते हैं तो इफेक्टर्स वो ऑर्गन्स हैं, वो बॉडी पार्ट्स हैं जो कि कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से जो मैसेज आ रहा है उसकी अगेंस्ट रिस्पांस देते हैं। उन सेल्स को, उन बॉडी पार्ट्स को हम कहते हैं जी इफेक्टर्स। अब हमारे पास इफेक्टर्स जो है वो डिपेंड करेगा कि जो मैसेज है वो किस टाइप का है। मसल या ग्लैंड जो है वो इफेक्टर भी हो सकते हैं। कोऑर्डिनेटर में मैंने आपसे कहा था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही कोऑर्डिनेटर है। ग्लैंड जो मैंने अगर कहा है तो वो आपने उसे इफेक्टर में लिखना है। ग्लैंड जो है वो इफेक्टर होगा। नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। रिस्पांस वो एक्शन है जो कि कोऑर्डिनेटर परफॉर्म करें, इफेक्टर्स परफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स। उस एक्शन को हम कहेंगे रिस्पांस। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेन जो है वो दो चीज़ें हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और दूसरा सिस्टम है जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर नर्व्स आती हैं। अब नर्व या नर्व सेल या न्यूरॉन जो है ये क्या है, ये बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर तकरीबन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब न्यूरॉन्स की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद ये न्यूरॉन की जो डायग्राम है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम आपको आनी चाहिए। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, एक है एक्सॉन और एक है डेंड्राइट। डेंड्राइट वो आपको ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, डेंड्राइट वो स्ट्रक्चर है जो कि मैसेज को सेल बॉडी से सेल बॉडी की तरफ लेके जाएगा, जबकि एक्सॉन्स वो हमारे वो सेल्स होंगे, वो नर्व्स एंडिंग हैं जो कि मैसेज को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाएंगे, सेल बॉडी से दूर लेके जाएंगे। फिर आपको शमान सेल्स का कुछ पता हो कि शमान सेल्स जो हैं ये स्पेशल नीरोगलियल सेल्स हैं जो कि एक्सॉन के ऊपर कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद मौजूद होते हैं, और शमान सेल्स जो हैं वो एक फैटी लेयर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। उसके बाद माइलिन शीथ जिस जगह पे नहीं होगी उन पॉइंट्स को हम कहेंगे नोड्स ऑफ रेनवेव, और वहाँ से जो इम्पल्स होगी वो जंप करके जाएगी, तो जंपिंग इम्पल्स जो है उसे कहते हैं साल्टेटरी इम्पल्स। अच्छा, अब न्यूरॉन्स की जो तीन टाइप्स हैं इनके नाम आपको आने चाहिए और इनका फंक्शन आना चाहिए। मैं स्किप नहीं करवा रहा, ये इंपॉर्टेंट है। यानी न्यूरॉन की जो जो डायग्राम है दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये आपका तीन न्यूरॉन्स की टाइप्स। और इस पेज पे अगर आपको बताऊं तो ये आपने दोनों डायग्राम्स हैं वो कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। देन नर्व जो है ये क्या होती है जी, एक्सॉन का कलेक्शन होता है नर्व। यहाँ तक नर्व की डेफिनेशन, और नर्व की भी तीन तीन टाइप्स हैं, ये आपने लाजमी कर लेनी है। फिर शुरू होता है जी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं CNS, और CNS के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है जी ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के हवाले से आपने क्या क्या चीज़ें याद करनी है। ब्रेन के अराउंड जो एक बोनी स्ट्रक्चर है, स्कल जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं क्रेनियम। और क्रेनियम में हमारे पास तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं जिन्हें कहते हैं मेनिंजेस। और मेनिंजेस का फंक्शन जो है ये आपको याद हो कि क्या होता है। उसके बाद ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड फील्ड वेंट्रिकल्स होते हैं, और उसके अलावा वेंट्रिकल के अंदर जो हमारे पास
फ्लूइड होता है दैट इज नोन एज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF इसे कहते हैं। अच्छा, ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। इसके ये कुछ बॉडी इसके पार्ट्स हैं फोर ब्रेन के दिए हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम। अब आपने इसको याद किस तरीके से करना है, आपने जस्ट इनके फंक्शंस मेन याद कर लें। थैलेमस जो है ये किन किन फंक्शंस में इन्वॉल्व है, आपने यहाँ से लेके ये वाली लाइन लाजमी कर लेनी है। हाइपोथैलेमस की बात करें तो इसका साइज़ भी आपने याद रख लेना है कि क्या होता है, और इसका फंक्शन जो है वो ये इसके फंक्शंस लिखे हुए, ये मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिया। सेरिबेलम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है, इसको मैं नहीं आपको स्किप करवा रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इसको मस्ट करना है, और इसके चारों लोब्स के नाम और इसका फंक्शन आना चाहिए। हिपोकैम्पस हमारा वो एरिया है जो कि हमारा मेमोरी सेंटर है, यानी मेमोरी वगैरह को हिपोकैम्पस जो है वो कंट्रोल करता है, आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए। मिड ब्रेन जो है वो जस्ट एक लिंक है बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, बस इतना आप याद रख लें काफ़ी है। बाकी मिड ब्रेन का खास फंक्शन जो है वो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में नहीं दिया गया। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, मेडुला, सेरिबेलम और पोन्स। आपने सेरिबेलम और सेरिब्रम को कंफ्यूज नहीं करना। सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन में होता है, जबकि सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन है, और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये लिखे हुए मसल कोऑर्डिनेशन, बॉडी बैलेंस सेरिबेलम का काम है। मेडुला ऑब्लंगेटा का एक फंक्शन आप पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में गैशियस एक्सचेंज में, कि मेडुला जो है वो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है उसको मेंटेन रखता है। उसके अलावा वोमिट, कफिंग, स्नीजिंग, यानी जितने भी रिफ्लेक्स सेक्शंस हैं इनमें को काफ़ी हद तक मेडुला जो है वो कंट्रोल करता है। और पोन्स जो है वो एक ब्रिज है, और ये सेरिबेलम और स्पाइनल कार्ड को आपस में कनेक्ट करवाता है। अब आता है जी स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कार्ड के बारे से आपने क्या क्या चीज़ें याद करनी है, आपने इसकी ये डायग्राम जो है वो लाजमी याद करनी है, स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल नर्व्स की। और आपको ये पता हो कि ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स कितनी होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स कितनी होती हैं। ये हैं जी, स्पाइनल नर्व्स होती हैं 31 पेयर्स, जबकि क्रेनियल नर्व्स होती हैं जी 12 पेयर्स। तो ये जो 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व्स के, ये सारी मिक्स्ड हैं, जबकि क्रेनियल जो नर्व्स हैं वो 12 पेयर्स होते हैं। वो हमारे पास उसमें कुछ सेंसरी होंगी, कुछ मोटर होंगी, कुछ मिक्स्ड होंगी, जबकि स्पाइनल नर्व्स जितनी भी होती हैं ये सारी मिक्स्ड हैं। और आपने ये इंपॉर्टेंट फंक्शन स्पाइनल कार्ड के 2 लिखे हुए, ये आपने याद कर लेने। ये यहाँ पे आपको ये मिलेगा, क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स, स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स, और स्पाइनल क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो कुछ सेंसरी, कुछ मोटर, कुछ मिक्स्ड, जबकि स्पाइनल नर्व्स जितनी भी हैं वो सारी मिक्स्ड हैं। ये मैं पॉइंट आपको रिपीट कर दिया। देन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसको आपने मस्ट करना है, इसको आप रीड करेंगे। इस पर इंशाल्लाह मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, जो आएगी तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा। देन आपको रिफ्लेक्स सेक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, ये 2 पॉइंट्स आपने, ये वाले 2 पॉइंट्स में ये मस्ट करना है। ये बहुत दफ़ा पेपर के अंदर रिपीट हो चुके हैं और दोबारा भी इनका आने का चांस है। उसमें आपने ये स्केच भी कर लेना है, क्योंकि स्केच अक्सर ये लेबलिंग के लिए भी आ रहा था, या बनाना भी आ सकता है। देन हम आते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। अब रिसेप्टर्स की बात होने जा रही है। आई का जो स्ट्रक्चर है वो अब मेन डायग्राम आपने मस्ट करनी है। डायग्राम अब ओवरऑल बनाने के लिए कम ही आएगी, आपको लेबलिंग आ सकती है आई की डायग्राम की। उसके अलावा आपको आई की लेयर्स जो हैं मेन बस आपने इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको जस्ट पता हो कि आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उससे स्क्लेरा कहते हैं, स्क्लेरा, और ये आई को वाइट कलर देती है। उसके बाद कॉर्निया जो है ये लाइट को अंदर, जहाँ से लाइट दाखिल होती है। उसके बाद मिडल लेयर जो होती है उसे कहते हैं कोराइड, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और ये आई को डार्क कलर देती हैं, इनर डार्क कलर। अब आयरस और प्यूपल जो है इनके बारे में आपने जस्ट यहाँ से थोड़ी डिटेल देख लें कि प्यूपल जो है वो क्या करता है, वो डिम लाइट के अंदर डायलेट कर जाता है, जबकि ब्राइट लाइट के अंदर वो कंस्ट्रिक्ट करता है, सुकड़ जाता है। डिटेल वीडियोस पे आएगी इंशाल्लाह। लेंस कौन सा होता है हमारी आई में जी, वो होता है जी कन्वेक्स लेंस, और सस्पेंसरी लिगामेंट्स और सीलरी मसल्स की मदद से लेंस जो है वो छोटा या बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू द कि जिस चीज़ को आप देख रहे हैं उस अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है। उसके बाद आपको इनर लेयर जो है वो इनर मोस्ट है, दैट इज नोन है रेटिना। रेटिना के ऊपर आपको राड्स और कॉन्स मिलते हैं। राड्स और कॉन्स का फंक्शन ये लिखा हुआ है जी। ये वाला पैराग्राफ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब अभी आया हुआ था पेपर के अंदर कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है उसकी रीज़न क्या होती है और क्यों होती है, इसकी रीज़न आपने लिखनी थी। कॉन्स जो है इस दफ़ा चूँकि राड्स वाला आया तो क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम कॉन्स वाला आ सकता है, कलर ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बन सकते हैं। दैन ये 2 बीमारियाँ, ये भी किसी सूरत में आपको स्किप नहीं करवा सकता, कोई चीज़ चांस पे आपको नहीं छुड़वा सकता कि कल ये चीज़ आ जाए तो फिर आपको परेशानी हो। ये आपने बस याद करनी है कि शार्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस क्या है और इनको ठीक कैसे कर सकते हैं आप। इब्न हैथम की बुक का नाम बुक ऑफ ऑप्टिक्स,
ये जस्ट आपको इतना पता हो। और अउल वाला ये आ सकता है कि ये रात को क्यों निकलता है, दिन को क्यों नहीं निकलता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है ईयर। ईयर जो है वो हमारा हेयरिंग रिसेप्टर है, और इसके 3 पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इनर। उसमें आपको जो मेन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मिडल और इनर ईयर है, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर में आपके पास जस्ट पिन्ना, ईयर ड्रम, ये चीज़ें हैं जो कि आवाज़ को अंदर भेज रहे हैं। मिडल ईयर और इनर ईयर जो है वो असल काम भी कर रहे हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये वाला एक छोटा सा टॉपिक है, ये आपने मस्ट करना है कि कैसे कान हमारा बॉडी बैलेंस कायम करता है। ये तो सबको पता है कि कान जो है वो सुनने का काम करता है, लेकिन कान का बॉडी बैलेंसिंग में भी काम है, ये इस पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन हुआ है। देन हमारे पास आता है जी एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये आपने कहाँ तक करना है जी, आपको एक तो हार्मोन्स, केमिकल्स, खास हार्मोन, हार्मोन की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपको पता हो। फिर 2 तरह के ग्लैंड्स हैं हमारे पास, एक है जी डक्टलेस ग्लैंड और एक है डक्टेड ग्लैंड, यानी डक्ट वाले ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड्स। जो हमारे पास डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं कि जिसमें हार्मोन जो है वो डक्ट के अंदर सिक्रीट होता है और डक्ट के जरिए पहुंचता है, उसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन सिस्टम उसको कहते हैं। जबकि जब एक हार्मोन जो है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रीट हो जाए और ब्लड ब्लड जहाँ चाहेगा उसे ले जाएगा अपने टारगेट एरिया तक, वो जो सिस्टम होगा उसे कहें, उस ग्लैंड को कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, और वो जो सिस्टम होगा उसे कहेंगे एक्सोक्राइन सिस्टम। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो ग्लैंड है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। कुछ ना कुछ पेपर में इसके हवाले से ज़रूर आएगा, लाइक एंटीरियर लोब इसका आ सकता है, पोस्टीरियर लोब आ सकता है, दोनों में से कोई एक लोब आ सकता है। ये बीमारियां दी हैं, डवार्फिज्म, जायजेनेटिज्म, एक्रोमेगैली, ये 3 डिफरेंट बीमारियां, इन पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। आपने इस टॉपिक को किसी सूरत स्किप नहीं करना, पिट्यूटरी ग्लैंड वाले को। हाँ, थायराइड या ये आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट मोस्ट आता है जी पेंक्रियाज, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। टैटनी जो है ये कंडीशन है, टैटनस और टैटनी में फ़र्क आ जाता है सम टाइम, ये इस पैराग्राफ में आपको पता चल जाएगा। पेंक्रियाज जब आप आएंगे तो पेंक्रियाज जो है वो डबल ग्लैंड कहलाता है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेंक्रियाज, जिस तरह पिट्यूटरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, यानी कुछ ना कुछ पेपर के अंदर लाजमी आएगा, तो पेंक्रियाज से रेलिवेंट भी पेपर के अंदर मस्ट कोई एमसीक्यूज, कोई शार्ट क्वेश्चन, लॉन्ग कुछ भी आ सकता है। हाँ, गोनेड्स के हवाले से ये है कि आपने जस्ट इतना याद हो कि टेस्टिस जो है वो जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसे टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। ओवरीज 2 हार्मोन सिक्रीट करते हैं, कहते हैं एस्ट्रोजन, और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। इनकी आगे इनके टेस्टोस्टेरॉन करता क्या है, यानी मेल सेक्स कैरेक्टर्स और आवाज़ का भारीपन, जबकि फीमेल का ये जो हार्मोन है ये फीमेल की सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो है वो लेके आता है। अच्छा, ये एक टॉपिक है नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक, डिटेल में वीडियो एक बनाऊंगा इंशाल्लाह इस टॉपिक पे, ये इंपॉर्टेंट है याद करना। आपने जस्ट पॉजिटिव फीडबैक की डेफिनेशन और ये डेफिनेशन है और एक इसकी एग्जांपल, नेगेटिव फीडबैक की डेफिनेशन आपने यहाँ से देख लेनी है और एक इसकी एग्जांपल आपने कर लेनी है। ये एग्जांपल मैंने अंडरलाइन कर दी, ठीक हो गया। और दैन बीमारियाँ हैं जी, पैरालिसिस और एपिलेप्सी में जो इंपॉर्टेंट है वो पैरालिसिस है, लेकिन एपिलेप्सी में आपको जस्ट पता हो कि इस बीमारी में होता क्या है और सीजर्स होते हैं और इसको ठीक कैसे किया जाता है, यानी कौन सी ड्रग्स हैं वो दी जाती हैं, ये आपको इतना पता हो। और पैरालिसिस में जस्ट आपने ये पूरा एक दफ़ा देख लेना है कि पैरालिसिस में ये होता है कि अचानक से ब्लड की सप्लाई किसी खास बॉडी पार्ट तक रुक जाती है, किसी भी स्ट्रोक की वजह से, कोई भी वजह उसमें हो सकती है। और पैरालिसिस है वो पूरी बॉडी में हो सकता है या लिम्स में हो सकता है। तो इस हवाले से ये आपने इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है। अच्छा, ये चैप्टर जो है वो आपकी बुक का कम्प्लेक्स तरीन चैप्टर था, यानी मुश्किल तरीन चैप्टर था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि किसी हद तक इसको सम अप किया जा सके। अगेन आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि अगर किसी टॉपिक में यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है तो मैं उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो भी आप लोगों के लिए बना सकता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।